आप है ना, सो आप ये प्रिंसिपल वर्ड को समझ लें। इसमें एक है सोसाइटी और दूसरा है यूनिवर्सल, ठीक है ना। कुछ प्रिंसिपल्स सोसाइटी के बनाए हुए हैं ताकि सोसाइटी शांतिपूर्वक तरीके से चले, और कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो यूनिवर्सली बने हुए हैं। तो जो यूनिवर्सली प्रिंसिपल है ना, यूनिवर्सल पॉइंट ऑफ व्यू से बने हुए हैं, उनको फॉलो करो तो गाड़ी थोड़ी कम अटकती है। या नहीं कहूँ, यूनिवर्सल वाले जो प्रिंसिपल है उनको फॉलो करते हो तो गाड़ी नहीं अटकती है। जो सोसाइटी के द्वारा बनाए हुए प्रिंसिपल है वो समय विशेष में बनाए जाते हैं, उनकी एग्जिस्टेंस आज है नहीं है कैसा है वो चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन यूनिवर्स ने जो प्रिंसिपल बनाए उन्हें फॉलो करते हो तो गाड़ी नहीं अटकती है। दूसरा, खुद के प्रिंसिपल्स बनाओ भाई, ऑन प्रिंसिपल्स। इन दोनों के बीच में से निकाल देता हूं ऑन। आपको लगता है यूनिवर्स के कौन से प्रिंसिपल्स आपको उचित लग रहे हैं, जो आपके काम के हैं वो, और सोसाइटी द्वारा बनाए हुए प्रिंसिपल्स वो, दोनों में मिला के जो बेस्ट कॉम्बिनेशन बनता है ना वो अपने लिए बनाओ। तो आपको जो भी व्यक्ति आपसे मिलने आ रहा है ना, आपकी शुरुआत यहीं से होनी चाहिए कि यू नीड टू अंडरस्टैंड। भाई डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर 5 साल एमबीबीएस करता है, एमडी एमएस करते हैं, या साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हो वो अपना पीएचडी करते हैं, वो करते क्या है, वो सामने वाले को जज ही तो करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं उनकी चीज़ों को, और डायग्नोस करते हैं चीज़ों को कि भाई साहब कहाँ अटक रही है गाड़ी, या कहाँ क्या से सेटलमेंट हो रहा है, क्या चीज़ हो रही है। यू नीड टू अंडरस्टैंड इट वेरी वेरी वेल। खुद की जिंदगी के प्रिंसिपल्स ही बनाने चाहिए। क्या होता है ना, जब खुद के प्रिंसिपल्स होते हैं ना बने हुए, तो बहुत शांति से लाइफ चलती है। फिर लोग हावी नहीं होते हैं, और जब लोग हावी नहीं होते हैं तो फिर किसी एनएलपी की जरूरत नहीं है। एनएलपी की जरूरत इसीलिए तो पड़ रही है कि जिंदगी के प्रिंसिपल्स ही किसके पड़े। जिसके जिंदगी के प्रिंसिपल्स किसके हैं वो इफेक्टिवली काम नहीं कर पाता है। आप सामान बेचने जा रहे हो, आप प्रोडक्ट बेचने जा रहे हो। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि प्रिंसिपल्स कैसे। मैंने अभी एक मूवी देखी थी, मूवी के अंदर दिखाया कि जो बिल्डर है, वो बिल्डर क्या है, कुछ फ्लैट्स ऐसे भी बेच रहा है जो थोड़े से चैलेंजिंग है, जिनमें कोई ना कोई इशू है, ठीक है ना। तो उसने अपने एजेंट्स रखे हुए हैं। अब बिल्डर क्या करता है, या जो भी एक्स एजेंट, जैसे बिल्डर ने 100 फ्लैट बना दिए, ठीक है, बिल्डर ने 100 फ्लैट बना दिए। अब एक बॉडी, एक ऑर्गेनाइजेशन को पकड़ लिया जो फ्लैट सेल करने का काम कर रही है, ठीक है ना। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल, एक बिल्डर है, मैं बताता चलता हूं आपको। एक बिल्डर है, बिल्डर ने 100 फ्लैट बनाए, बिल्डिंग तैयार हो गई। अब बिल्डर खुद भी बेच सकता है, लेकिन बिल्डर ने देखा यार एक ऑर्गेनाइजेशन पकड़ लेते हैं, वही बेच दे सारे फ्लैट, मैं क्यों हेडेक लूं। तो उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक्स ऑर्गेनाइजेशन को पकड़ा जो फ्लैट ही बेचने का काम करती है, कि देखो ये रही मेरी बिल्डिंग, और हर फ्लैट पे मैं तुम्हें 10% दूंगा या 20% दूंगा, तुम मेरा फ्लैट बिकवाओ, ठीक है। अब उस एजेंसी को उन्होंने हायर कर लिया। अब एजेंसी लोगों को फोन करती है। अब एजेंसी के यहाँ पे 100 कर्मचारी काम करते हैं, वो फोन करते हैं, सर आपको फ्लैट लेना है क्या, ये है क्या, वो है क्या। अब 100 फ्लैट में दो पांच 10 फ्लैट ऐसे हैं जिनमें किसी में पानी का इशू है, या किसी में कुछ एक्स इशू है, या कोई भी रीजन रहा हो। अब ऐसे के अंदर क्या होता है, ऐसे के अंदर क्या है कि वो मूवी मैंने देखी, उस मूवी से आपको चीज समझ में आएगी प्रिंसिपल की, कि वो एजेंसी फ्लैट्स बेचती थी, तो वो एजेंसी क्या करती, उसने एम्प्लॉयज रख रखे थे, तो उनमें एक एम्प्लॉय ऐसा था जो क्या है, एकदम साफ सुथरे फ्लैट बेचता था। जहां पे भी थोड़ा गड़बड़ होता ना, उस फ्लैट को वो हाथ में ही नहीं डाल लेता कि सर सर ये वाला आप किसी और से बिकवा लो, मैं नहीं बेच पाऊंगा, है ना। और वो कहता नहीं तू ही बेच। बोले नहीं सर मेरे पास तो ऑलरेडी 5, कोई ना कोई बहाना करके निकल ही जाता, पर वो बेचता नहीं। क्यों नहीं बेचता? क्योंकि उनका खुद का एक प्रिंसिपल बनाया हुआ है कि यार मैं किसी को धोखा नहीं दूंगा, क्योंकि ये हिडन चीज है, मैं बताऊंगा नहीं तो मुझे गिल्ट होएगा, तो मैं ये काम ही नहीं करता हूं, ठीक है ना। उसके प्रिंसिपल बनाए हुए। अब वो जो मालिक है जिसने जॉब दे रखी, वो कहता है यार जानबूझ के ना ये उन फ्लैट्स को बेटा है ना इग्नोर कर जाता है, गायब कर जाता है, जिनमें मुझे ज्यादा कमीशन मिल सकता है। क्योंकि बिल्डर कहता है यार देखो ये 5 फ्लैट इन कारणों से बिक नहीं रहे, तुम बिकवा दो तो मैं इसमें तुम्हें कमीशन ज्यादा दे दूंगा। इवन वो ऑर्गेनाइजर जो एजेंसी वाला है वो भी एम्प्लॉय को कह रहा है रे देख इसको बेचेंगे तो अपने को ज्यादा कमीशन मिलेगा, लेकिन वो व्यक्ति मना करता है नहीं सर मैं नहीं बेच सकता। क्यों? अब मुंह पे तो एम्प्लॉयर को कैसे बोले, मालिक को कैसे बोले, तो इधर उधर घुमा फिरा के कभी कह देता गाड़ी पंक्चर हो गई, कभी कहता था वो नहीं मिले, कभी कह देता कुछ, लेकिन वो बेचता नहीं है। क्यों नहीं बेचता है? क्योंकि उसके प्रिंसिपल्स जो है ना वो नहीं बने हुए हैं। प्रिंसिपल, प्रॉपर प्रिंसिपल नहीं बने हुए, यानी इसके लिए तो बने हुए हैं कि भाई उसके कुछ कंसेप्ट क्लियर है, प्रिंसिपल की सेंस में नहीं बने कि मैं लोगों को बेवकूफ नहीं बनाऊंगा, उसके अपने फंडे क्लियर है। कुछ भी हो जाए, 4 पैसे कम मिले, लेकिन मैं लोगों को धोखा नहीं दूंगा। ऐसे लोग लंबा जाते हैं। बात ये नहीं है, मैं ही आपको एनएलपी का क्यों कह रहा हूं, कई ऐसे भी होंगे, कई ऐसे भी होंगे जो कहेंगे ए फालतू बातें, इनसे कुछ नहीं है, मैं तो बेच दूंगा, बाकी बाद में देखी जाएगी। ऐसे लोग भी हैं, उनके अपने प्रिंसिपल्स हैं। भाई वो ये प्रिंसिपल बना के बेचेंगे, मैं किसी को भी बेवकूफ बनाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता, साम दाम दंड भेद, मेरे पास पैसे आने चाहिए। बट एटलीस्ट उसके प्रिंसिपल तो बने हुए हैं ना, चाहे बेवकूफ बनाने के ही बने हुए हैं, प्रिंसिपल तो बने हुए हैं ना। अगले के फंडे क्लियर है कि साहब महीने के 10 लाख रुपए की मेरी इनकम होनी चाहिए, महीने के 1 करोड़ की मेरी इनकम होनी चाहिए, चाहे मैं फ्लैट बेचूं, चाहे कैसे बेचूं,
बेचे हुए फ्लैट को वापस भेज दूं, कई प्रॉपर्टी वाले ऐसा कर देते हैं, बिकी हुई जमीन को वापस भेज देते हैं। भाई उनके फंडे क्लियर है, हमें पैसे कमाने हैं, बाद में देखी जाएगी जो होगा। भाई उनके भी कंसेप्ट क्लियर है। और उस व्यक्ति जिसने कह दिया मुझे नहीं बेचना है, उनके भी कंसेप्ट क्लियर है। ये दोनों ही सुखी हैं। दुर्योधन भी सुखी है और अर्जुन भी सुखी है ना। मतलब कारण क्या है, दुर्योधन भी सुखी है और कृष्ण भी सुखी है। भगवान कृष्ण के फंडे क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है। और दुर्योधन के भी क्लियर है, साम दाम दंड भेद, मारो कूटो कैसे भी हो, हस्तिनापुर चाहिए। दोनों के कंसेप्ट क्लियर है। दिक्कत किसके है, अर्जुन के। उसके कंसेप्ट क्लियर नहीं थे, इसलिए इतनी बड़ी गीता लिखी गई भाई। उसके कंसेप्ट क्लियर नहीं थे, प्रिंसिपल्स क्लियर नहीं थे। कैसे, वो मेरे पितामह है, मैं उन पे तीर नहीं चला सकता, वो फलाना राम जी और घर वाले लोग हैं, उन्हें नहीं मार सकता। भगवान कृष्ण कह रहे हैं अरे मार नक्की कर यार, वो काय के घर वाले हैं सारे तो तेरे खिलाफ खड़े हैं, तू नहीं मारेगा तो वो तेरे को मार देंगे। मतलब कहने का तेरी मजाक बनेगी, वो नहीं मारेंगे दुर्योधन मार देगा, तेरे को तो तीर चलाने पड़ेंगे। द थिंग इज कि डिलीमा में था, कंफ्यूजन में था, तभी तो इतनी बड़ी गीता लिखी गई। हम जैसों का, आप जैसों का, सबका, अपन लोगों का एक तरह से अपने को लाभ करा दिया। क्योंकि सभी की सिचुएशन आज की डेट में कहीं ना कहीं, सबका नहीं कहता हूं तो भी कुछ लोगों की तो ऐसी स्थिति बनी हुई है कि कहीं ना कहीं कंफ्यूजन का स्टेट रहता है, तो गीता उसमें बहुत हेल्प करती है। इसीलिए मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं कि दुर्योधन भी क्लियर और कृष्ण भी क्लियर, दोनों के फंडे क्लियर हैं, इसलिए दोनों सुखी हैं। गड़बड़ किसके हुई है, अर्जुन के। और लास्ट में जब अर्जुन के भी फंडे क्लियर हो गए तो वो भी सुखी है। इवन सबको छोड़ो, कर्ण को ले लो। कर्ण भी वेरी फर्स्ट डे से क्लियर था कि मुझे मालूम है कि मैं अधर्म के साथ हूं, बावजूद उसके भी उसके फंडे क्लियर है कि मेरे को भैया इसने राजा बनाया था, मैं फुल ऑन सपोर्ट करूंगा। इनमें से किसी को एनएलपी की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, बिकॉज इन सब के कंसेप्ट क्लियर है। एनएलपी की जरूरत अर्जुन को है। क्यों, क्योंकि उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं है। इसलिए मैंने आपको ये चीज पहले नंबर पे बताई कि जो भी इंसान आपके पास आ रहा है, जिस तरह से मैं आपको एनएलपी हम लोग आपको बता रहे हैं, इस चीज को समझना है मैडम, कि वही व्यक्ति अच्छा डायग्नोस कर सकता है जिसने खुद को अच्छे से डायग्नोस किया हुआ है। ठीक है ना। जब तक खुद के कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आप दुनिया के कंसेप्ट क्लियर नहीं कर सकते। और जिनके खुद के कंसेप्ट बहुत क्लियर होते हैं ना मैडम, वो बहुत बोल्ड और कॉन्फिडेंट होते हैं। ठीक है ना। उनके ऊपर इंपैक्ट नहीं पड़ता है चीजों का। तो आप इस चीज को बेटर वे में समझ लें। सबसे पहले फेथ, भैया फेथ रखना पड़ेगा। सेकंड, भैया इस प्रिंसिपल को समझना, यूज करना पड़ेगा कि टू यूज अदर्स ब्रेन, और टू यूज या यूं कहूं प्ले विद अदर्स ब्रेन इज कॉल्ड एनएलपी। एंड थर्ड पॉइंट इज प्रिंसिपल। आपको अपने प्रिंसिपल तय करने पड़ेंगे, यूनिवर्स के और सोसाइटी के दोनों प्रिंसिपल्स देख के जो बेस्ट प्रिंसिपल है उनको फॉलो करोगे तो एनएलपी की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपका काम ही यही होने वाला है। हाँ, आपने प्लान यही कर रखा है कि भैया मैं लोगों को प्रैक्टिशनर और से आप इधर आए हो तो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि लोगों के चैलेंजेस में उनको हेल्प करूं। तो उसके लिए आपको ये समझना जरूरी है कि जो भी इंसान आपके पास आएगा उसको ये बात समझने की आवश्यकता है कि भैया तुम आए हो, चलो तुम्हारे प्रिंसिपल से देखते हैं। इसीलिए मैंने आपको प्रायोरिटी एक्सरसाइज कराई थी, इसी प्रिंसिपल के चलते। क्यों करवाई थी, क्योंकि मुझे आपके कंसेप्ट देखने थे कि भैया आप, हाँ मैम प्लीज बोले मैम। सर कोर वैल्यूज और प्रिंसिपल सेम होते हैं? क्या कह रहे हैं मैम। कोर कोर वैल्यूज और प्रिंसिपल्स सेम होते हैं? देखो कोर वैल्यूज क्या होती है आप ये बताओ, चलो मैं हेल्प कर दूंगा। कोर वैल्यूज क्या होती हैं, कोर वैल्यूज होती वैल्यूज, हैं। हाँ मतलब मेरे अकॉर्डिंग कि जब हम कोई भी डिसीजन लेते हैं तो हम इवेल्युएट करते हैं ना, तो जो हम जिस चीज को ज्यादा वैल्यू करते हैं, लाइक अगर कोई ऑथेंटिसिटी कह लो कि मुझे ऑथेंटिक, मुझे फेक लोग नहीं पसंद, तो मेरी वैल्यू हो गई कोर ये ऑथेंटिसिटी, तो मैं भी ओके वैसी ही होंगी और मुझे वो लोग पसंद ओके, आएंगे। अब इसी को क्लियर करते हैं। आपने अच्छा वर्ड बोला मैम, क्या है ना, आ, दुनिया देखने का नजरिया सबका अलग अलग होता है। ठीक है ना। हम्म। मैं ये जो एनएलपी बता रहा हूं, व्हाट आई हैव सीन, वो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू एनएलपी। लेकिन जरूरी नहीं है, हम्म। आपके अपने पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। तो मेरे से सीख के, हमसे सीख के आप नए तरह से भी चीजों को कर सकते हो, बशर्ते हम्म। वो सही हो और लोगों की उससे हेल्प हो। अब देखो हेल्प आपने एक हो। वर्ड बोला कोर वैल्यूज, और दूसरा वर्ड हो गया प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का हिंदी अर्थ होता है सिद्धांत। ठीक है ना। हम्म। आप यूनिवर्स के लिए तो नहीं कहोगे ना यूनिवर्स की कोर वैल्यूज है, यूनिवर्स के प्रिंसिपल्स होते हैं। हाँ। ठीक है ना। हाँ, ब्रह्मांड लॉ के ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं। अट्रैक्शन जैसे। लेकिन हाँ। अगर आप ये कह देते हो कि मेरी नजर में तो भैया प्रिंसिपल को मैं कोर ही समझती हूँ, कोर वैल्यू ही समझती हूँ, तो वो आपका आउटलुक है। आप दुनिया को उस नजर से देख रहे हो। ये इट इज योर ड्यूटी टू रिकॉग्नाइज, दैट इज वाई सेड कि आपके फंडे क्लियर होने चाहिए। मेरी नजर में प्रिंसिपल क्या है, मेरी नजर में प्रिंसिपल ये है। मेरी नजर में कोर वैल्यूज क्या है, मेरी नजर में कोर वैल्यूज ये है। जो खुद के द्वारा देखा जाए और जो यूनिवर्स के द्वारा देखा जाए, दोनों में डिफरेंस करना आना चाहिए आपको, है ना। दोनों में, थैंक यू मैम, दोनों में डिफरेंस करना आना चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात की, और ये बहुत यूनिक चैप्टर है मैम, बहुत यूनिक कंसेप्ट है अगर सही तरीके हम्म। से समझो तो, है ना। देखो हम्म। प्रिंसिपल तो यूनिवर्स के ही काम आते हैं मैम। आप कभी फंसते नहीं हो। बस हेल्प ये हो सकती है
कि है ना, यूनिवर्स के साथ अपने प्रिंसिपल्स या अपनी कोर वैल्यूज जोड़ लो कि भाई देखो ये हम्म प्रिंसिपल यूनिवर्स के, इसमें मैं कैसे मर्ज कर लूं कि मेरी गाड़ी अच्छे से चल जाए। क्योंकि जो सोसाइटी के प्रिंसिपल्स है ना, जरूरी नहीं है उन्हें आप फॉलो कर पाओ, हम्म क्योंकि सोसाइटी के प्रिंसिपल्स कॉपी जरूरत पेस्ट के हो हिसाब जाए। से बदलते हैं, ठीक है ना, और अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो जो अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे वो अपने किस काम का, ठीक है ना। मैं एग्जांपल आपको बताऊं, अभी तो क्या प्रैक्टिकल एग्जांपल कुछ भी देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल घूंघट प्रथा सोसाइटी लेके आई थी। आप तो वो यहीं बैठे हो ना, मैरिड हो, हैं हम्म नहीं बैठी ना घूंघट के अंदर हैं, लेकिन सोसाइटी का प्रिंसिपल है भाई। कोई हाँ। बड़े आ गए, कोई बाहर का आदमी आ गया तो खट से घूंघट निकाल लेंगे। आज तो नहीं हम्म निकालते आप, टाइम हैज चेंज्ड, तो थ्योरीज भी बदल गई। तो ऐसे कौन से हम्म प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल्स तो हमेशा सेम रहने चाहिए ना भाई, वो बदलते थोड़ी हैं। लेकिन जरूरत के हिसाब से प्रिंसिपल्स बदल रहे हैं, है ना। हम्म इसलिए सोसाइटी के प्रिंसिपल्स अपने जितने काम के हैं उन्हें यूज करो और बाकी छोड़ दो। क्योंकि सोसाइटी के हम्म प्रिंसिपल्स तो कहते हैं कि साहब एनी हाउ कुछ भी हो जाए सरकारी नौकरी लगनी चाहिए साहब। हम्म अब साहब सरकारी नौकरी के लिए तुम जी जान झोंक दो, लग नहीं रही है, ठीक है ना, लग नहीं रही है तो लोग तो कह देंगे तुम तो फेलियर हो, तुम डॉक्टर नहीं बने तुम तो फेलियर हो। तो अगर सोसाइटी के प्रिंसिपल से जाओगे ना, तो सोसाइटी तो हजार तरह की बातें कहती है। सोसाइटी तो कहती है नकल करना गलत है, नकल हम्म नहीं करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन व्यक्ति नकल करके पास हो गया और नौकरी लग गया तो सोसाइटी उसकी तारीफ कर देगी, और भाई साहब देखो इतना बड़ा अफसर बन गया। अब वो किन तरीकों से बना है उसे मतलब नहीं है, वो बन गया। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड चलते हैं ना, इसलिए इसीलिए हम मना करते हैं। हम कहते हैं सोसाइटी के प्रिंसिपल्स जो आपके काम के उन्हें यूज करो। ऐसा नहीं हो कि आप, कुछ तो नैतिक काम होते हैं जिन्हें अपने को अवॉइड नहीं करना चाहिए, जो समाज ने अच्छे के लिए बनाए, उन्हें लो साथ में, बाकी सब हटाओ। हम्म यूनिवर्स के प्रिंसिपल्स यूज करो और खुद के बनाओ। जब आपने कोर वैल्यूज कही ना, वो खुद के बनाओ। जो लोग आपके पास चैलेंज आप कह रही हो ना, जिसके लिए आप एनएलपी कह रहे हो, वो सोसाइटी वाले हैं। इनसे दुखी हुए भी तो आते हैं। हम्म, और क्या है साहब, सास ससुर शादी हो गई, हाँ। जॉब जॉब करना चाहते हैं साहब, सास ससुर काम नहीं करने देते। पहले कह दिया था जॉब है, जॉब वाली को भी रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ हाँ शादी के बाद भी कंटिन्यू करो कंटिन्यू करो। और बाद में पता चला साहब मना कर दिया कि नहीं 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 कर सकते। तो उस लड़की के लिए तो एक झटका हो गया कि है ना, मेरे को पहले तो बोला था और अब मेरे को मना कर दिया। तो ये सोसाइटी इससे ही तो जख्म है। अब पहले तो बताया नहीं कि हमारी बच्ची इतनी पढ़ी लिखी है और अच्छा जॉब करना चाहती है, और जो भी जिस घर में शादी करी है उन्होंने कहा यार हमें तो बताया ही नहीं आपने कि बच्ची जॉब करना चाहती है। और बाद में बच्ची जो है खिंचाव कर रही है, झगड़े लड़ाई कर रही है, और बाद में पता चल रहा है कि साहब ये प्रॉब्लम क्या है जी, प्रॉब्लम ये है कि वो जॉब करना चाहती है। तो भाई पहले ही बता देते जॉब करना चाहती है तो सास ससुर पहले जॉब पर रख लेते। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखो आप, कि है ना, मजेदार बात ये है कि सोसाइटी से ग्रसित लोग ही आएंगे आपके पास में। क्यों? क्योंकि सोसाइटी के हम्म प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हैं जो किसी के सगे नहीं है। हम्म ये प्रिंसिपल्स जरूरत के हिसाब से बदलते हैं, है ना। इसलिए यूनिवर्स के प्रिंसिपल्स को फॉलो करोगे और खुद के प्रिंसिपल्स को फॉलो करोगे तो गाड़ी नहीं अटकेगी, एंड दैट इज कॉल्ड एनएलपी। इसीलिए मैंने आपको बताया कि एनएलपी के अगर ग्राउंड पे जाओगे ना आप, थोड़ा सा डीप में जाओगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि किन किन चीजों से आपको हेल्प हो सकती है। तो सबसे पहले, अगर एनएलपी अच्छा प्रैक्टिशनर बनना है तो प्रिंसिपल बेस्ड इंसान बनो, प्रिंसिपल फोकस्ड इंसान बनो। जो लोग आए उन्हें भी इसी ग्राउंड पे टराओ, इसी लाइन पर चलाओ, घूम के देखने की जरूरत ही नहीं है। गड़बड़ियां उन्हीं की होती है जो प्रिंसिपल्स जो है ना, दुनिया दुनिया जाके घर वालों के प्रिंसिपल्स फॉलो करेंगे, हाँ यस। सोसाइटी रिश्तेदारों के प्रिंसिपल्स फॉलो करेंगे, और बाद में उन्हीं के माथे डालेंगे। माँ बाप ने कहा था ना इसलिए मैंने तैयारी करी और फिर मेरा हाँ सिलेक्शन नहीं हुआ, तो माँ बाप ने कोई हाथ थोड़ी बांध दिए थे तुम्हारे, तुम्हारे लक्षण नहीं थे ऐसे, तब उन्होंने दुखी होकर तुम्हारे को इस लाइन में डाला है। और कई जगह माँ बाप ऐसे होते भी हैं जो शायद अपना सपना पूरा करने के चक्कर में नहीं कर पाए, बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं, बच्ची से एक्सपेक्ट करते हैं कि बेटा तू कर, तू डॉक्टर बन जा तो हमारा काम बढ़िया हो जाए, तू इंजीनियर बन जा तो हमारा काम बढ़िया हो जाए। तो इसीलिए कह रहा हूं इतने कंफ्यूजन है ना, सोसाइटी इज क्रिएटेड बाय कंफ्यूजन। यहां कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन मिलेगा, और जब कंफ्यूजन आता है तो एनएलपी की ही जरूरत पड़ती है, और फिर बचता ही क्या है। ओके यहां तक सर। का क्लियर है तो आगे बढ़ू। हाँ क्लियर है। चलिए। सर यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स के एग्जांपल दे सकते हो आप कुछ? हाँ बिल्कुल, यूनिवर्सल प्रिंसिपल है यार, ग्रेटफुलनेस, लोगों के प्रति कर ग्रेटफुल। कर्मा कर्म तो वो तो है ही, कर्म तो है ही, कर्म तो अच्छा। बेस्ट है। यूनिवर्सल प्रिंसिपल है कि हाँ। डू गुड गेट गुड, सीधा सिंपल प्रिंसिपल है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। और गेट गुड की बात नहीं है, जैसा कर्म करोगे वैसा रिजल्ट मिलेगा, ये तो सार्वभौमिक सत्य है। तो ये यूनिवर्सल हम्म प्रिंसिपल हो गया पहला पॉइंट, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट, हाँ। बी ग्रेटफुल, लोगों के प्रति एहसानमंद रहो, ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। लोगों की तारीफ करो, लोगों से प्यार करो, ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। लोगों को माफ हम्म करो, ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। ये हम्म, प्रिंसिपल्स कभी नहीं बदलते, ये आपको बाइबल में भी हाँ। मिलेंगे, ये आपको गीता में भी मिलेंगे। कर्म करो, है ना, शक्ति हासिल करो,
शक्ति सर्वत्र पूज्यते, शक्तिवान बनना चाहिए आदमी को। तो ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। और शक्तिवान हम्म बनने के लिए कोई आपको ये नहीं है कि आप लठ गड़ागड़ करो, जाके तलवारबाजी कर लो। शक्तिवान बनने का मतलब है कि आप अंदर से मजबूत बनो, कि किसी का आपके ऊपर हम्म इंपैक्ट नहीं पड़े। वो केवल वो यूनिवर्सल प्रिंसिपल फॉलो करने से होता है। कोई ना कोई आपको मजबूत तो बनना पड़ेगा, नहीं लोग कुचल देंगे। ठीक है ना? तो मजबूत बनना पहली पहचान है, यूनिवर्सल सिद्धांत है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल है कि मजबूत बनो। भगवान कृष्ण हम्म मजबूत थे, भगवान राम मजबूत थे, भगवान महावीर मजबूत थे, भगवान बुद्ध महा मतलब मजबूत थे। आप एक महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध को देखो। भगवान बुद्ध ने तो कभी तलवार नहीं उठाई, लेकिन जो उनके पास आता था सरेंडर ही हो जाता था। हम्म अंदर से मजबूत थे। भगवान कृष्ण ने पूरे युद्ध में ही तलवार नहीं उठाई, कि मैं तो चक्र ही नहीं उठाऊंगा। फिर भी महाभारत तो हम्म विनोवर करा दिया, जिता दिया। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, समय के अनुसार चीजें बदलती है, समय के अनुसार चीजें बदलती है, हम्म लेकिन शक्तिवान होना बहुत आवश्यक है। आप अंदर से मजबूत बनो। लाल बहादुर शास्त्री तो 4 फीट के थे, लेकिन पूरा देश चलाया। सीधी सी बात है, अंदर से मजबूत थे। तो ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल है कि अंदर से मजबूत बनो। और अब चूंकि जिस सोसाइटी में रह रहे हो, वहां से बाहर से भी मजबूत रहने की जरूरत है। ठीक है ना? जैसे हाँ पहले के टाइम में राजा महाराजा होते थे, कमजोर आदमी को तो कोई मार लेगा, लेकिन अकेले राणा प्रताप पूरी मुगल सेना पे भारी पड़े। ठीक है ना? सारा खींच हम्म लाए। राणा सांगा, कितने बड़े बड़े महावीर थे। क्या होता है ना, जब आप शरीर से मजबूत होते हो ना, तो मन से जल्दी मजबूत होते हो। हेल्प करता है मन में, इसीलिए एक्सरसाइजेस को मोटिवेट प्रमोट किया जाता है कि तुम शरीर से मजबूत बनो, तो मन से मजबूती लाने में थोड़ी आसानी रहती है। कॉन्फिडेंस ठीक है ना? इसलिए आपका मजबूत है। तो ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। और इन सब में सबसे बड़ा है ग्रेटफुलनेस। एहसानमंद रहो। एहसानमंद रहो। आपको एक ना वाकया, मुझे एक बहुत अच्छे पर्सन ने, उन्होंने एक वाकया शेयर किया था ग्रेटफुलनेस के ऊपर, यूनिवर्स का। मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। कि एक संत जो है अ, अपने परमात्मा की पूजा करने जा रहे थे। सो वो संत से जो है पूछ लिया किसी ने कि यार है ना, मेरे को बहुत पैसा मिल रहा है, मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है, मेरे को लाइफ मस्त जीने को मिल रही है। अब परमात्मा को कह दो, देखो मेरा तो डायरेक्ट कनेक्शन है नहीं, तुम संत हो, तुम भगवान के डायरेक्ट कनेक्टेड रहते हो, तो मेरी तुमसे गुजारिश है कि तुम है ना, मेरे को है ना, अब और नहीं चाहिए, बहुत दे दिया भगवान ने, बहुत दे रखा है मेरे को, हेल्थ, हाइट, पैसा, रिलेशन, स्वास्थ्य, सब बहुत खूब अच्छा मिला हुआ है। अब बस बहुत है, अब जरूरत नहीं है, इतना ही, इतने में मैं खुश हूं। तो आप अपने परमात्मा को कह दो कि अब औरों को भले दो, मुझे देने की जरूरत नहीं, मेरे पास बहुत है। तो उन्होंने कहा ठीक है साहब, कह दूंगा। फिर थोड़ा सा आगे अपने पूजा करने जहां जा रहे थे, तो पहले तो ये मिले, थोड़ा सा और आगे गए तो एक आदमी और मिला, जो एक आध शर्ट पैंट के अंदर खड़ा था। और उसने कहा, अरे तुम्हारी तो सुनता ऊपर वाला, उनको बोलो यार मुझे भी कुछ दे, दुनिया जहां को बांटते फिर रहे हैं, मेरे को भी तो कुछ दे। ये एक शर्ट बची है, इसके भरोसे जी रहा हूं मैं, क्या है मेरे पास, कुछ नहीं है। और उसने सारी कमियां बता दी कि वो परमात्मा मुझे तो कुछ देता ही नहीं है। तो उसने कहा ठीक है साहब, बोले कहना जाके, तुम्हारी तो सुनते हैं, मेरी तो ऐसे ही नहीं सुनते। तो वो गए, संत ने अर्जी लगाई। अर्जी लगाने के बाद दोनों किस्से परमात्मा के साथ में शेयर कर लिए कि भगवान ऐसी ऐसी बात हुई थी, अब क्या करूं। तो भगवान ने कहा कि जिसने तेरे को पहले ये कहा है ना, कि है ना, खूब दे रहा हूं मैं उसको, और वो कहता है बंद कर दे, उसको कह देना मुझे थैंक यू कहना बंद कर दे, एहसान मानना बंद कर दे, वो सारा बंद हो जाएगा। और जो ये कह रहा है कि उसको कुछ नहीं मिलता, उसको कह दे थैंक यू कहना शुरू कर दे, एहसान मानना शुरू कर दे, बात खत्म, उसको मिलने लग जाएगा। तो जब वो पूजा अर्चना उनकी खत्म होती है और वापस आते हैं, वो लोग मिलते हैं, तो वो जो आदमी आता है कि हाँ भाई, कहा क्या मेरे बारे में, इतना मिला है बस बहुत है। बोले हाँ, उन्होंने कहा है कि परमात्मा का जो है ना शुक्रगुजार होना छोड़ दे, उनका एहसान मानना छोड़ दे, उनको थैंक यू कहना छोड़ दे, तेरी ये सारी चीजें यही रुक जाएगी। बोले नहीं नहीं, ये तो नहीं हो सकता साहब, ये तो मेरी बचपन की आदत है। बोले तो फिर ये तो मिलता रहेगा, ये नहीं रुक सकता। तू थैंक यू कहता जाएगा, तेरे को मिलता जाएगा, थैंक यू तो रोकेगा नहीं, तो तू भूल जा कि तेरे, और तेरे को तो मिलता रहेगा। दूसरा थोड़ा और आगे जाता है, फिर वो आदमी मिलता है, अरे कहा क्या, इस एक कपड़े में जी रहा हूं। उन्होंने बोला, परमात्मा ने कहा है थैंक यू देना शुरू कर दो, शुक्रगुजार होना शुरू कर दो, खूब मिलेगा। आज तक तो कुछ मिला नहीं मेरे को, ये एक शर्ट मिली है, इस एक शर्ट के लिए भी थैंक यू दूं क्या परमात्मा को? तो वो जो शर्ट थी ना, वो भी गायब हो जाती है। बोले और ले लो। इसलिए इस कॉल्ड यूनिवर्सल प्रिंसिपल। ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल है परमात्मा के लिए, जो उनका गिवन है ना, उसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। तो जो लोग आपके एनएलपी प्रैक्टिशनर हो, आप आपके पास आ रहे हैं ना, उन्हें ये बेसिक प्रिंसिपल समझने की जरूरत है। तुम्हारे फंडे क्लियर करो और ग्रेटफुल रहो। तो आपने मेरे से पूछा ना कि वो प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं, तो ये बहुत अच्छे प्रिंसिपल्स, आप थोड़ा सा गौर करो, पता चल सकता है कि भैया ग्रेटफुल होना, लोगों को माफ करना, खुश रहना यूनिवर्सल प्रिंसिपल है।
कि भैया खुश रहो। परमात्मा ने जब आप खुश होते हो तो परमात्मा खुश होता है भाई। आप इतनी अच्छी कृति बनाई है, इतना सुंदर कृति बनाई है, और साहब आप ऐसे रो रहे हो, उसकी दी हुई चीजों के ऊपर ही ग्रेटफुल नहीं हो। तो ग्रेटफुलनेस जरूरी है, थैंकफुलनेस जरूरी है, हैप्पीनेस जरूरी है। ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। तो आपने जो पूछा वो मैंने आपको बताया कि यूनिवर्सल प्रिंसिपल क्या है। एनएलपी करने के लिए पहले नंबर पे आपका कंटेंट है फेथ, दूसरे नंबर पे है एनएलपी का मतलब है कि लोगों के ब्रेन को कैसे यूज किया जाए या उनके साथ कैसे खेला जाए। और जो लोग एक्सट्रीम पे सक्सेसफुल हैं वो ये कार्य बहुत अच्छे से जानते हैं। थर्ड नंबर पे मैंने आपको बताया प्रिंसिपल्स, कि आपकी लाइफ के फंडे क्लियर होने चाहिए, आपके प्रिंसिपल्स क्लियर होने चाहिए। जिनके खुद के प्रिंसिपल्स क्लियर होते हैं उन्हीं वही लोग दूसरों के प्रिंसिपल्स क्लियर कर पाते हैं, या दूसरे दुनिया के दूसरे लोगों के हेल्प कर पाते हैं। अभी क्लियर हो गया यहां तक? कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, नहीं मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, ये राजेश जायसवाल जी का है ना, कैमरा बंद कर दो, या तो ये इनको को राजेश जी भैया आप अपना कैमरा बंद करो यार, आपका इतना फ्लैश पड़ रहा है धूप का मेरे कैमरे पे। हाँ, तो चलिए आगे चलते हैं। अब अभी यहां तक का क्लियर है ना तनु जी? अब आगे बढ़े, चलो। अब बात करते हैं एनएलपी के पार्ट की। ठीक है ना? तो एनएलपी का सबसे पहला पार्ट होता है LINGUISTICS, लिंग्विस्टिक, है ना, लिंग्विस्टिक्स, या लिंग्विस्टिक ही ले लो, है ना। लिंग्विस्टिक क्या है? लिंग्विस्टिक मतलब है भाषा। ठीक है ना? लिंग्विस्टिक मतलब है भाषा, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। एनएलपी तो उसका एक पार्ट है, लिंग्विस्टिक इज कॉल्ड भाषा। ठीक है ना? अब इस लिंग्विस्टिक के दो पार्ट होते हैं। जो आप लेयर्स की बात करते हो ना मैडम, इसके दो पार्ट होते हैं। ठीक है ना? एक होता है थ्योरेटिकल और एक होता है अप्लाइड। ठीक है ना? पहला होता है थियोरेटिकल, थियोरेटिकल, और दूसरा है अप्लाइड। ठीक है? पहला है थ्योरेटिकल, और ये रिकॉर्डिंग हो रही है इसलिए निश्चिंत रहे हैं, ठीक है ना। पहला हो रहा है थ्योरेटिकल और दूसरा है अप्लाइड। हम दोनों पे बात करेंगे, आज हम थ्योरेटिकल पे बात करेंगे, कल हम अप्लाइड पे बात करेंगे। और उसके बाद जो हमने अनुभव किया हम उस पर भी बात करेंगे। तभी तो आप आराम से चीजें क्लियर कर सकते हो। ठीक है ना? ऐसे आप जाओगे ना, देखो थ्योरेटिकल एंड अप्लाइड, ठीक है ना। ऐसे जाओगे ना तो लोग एनएलपी के बारे में सिर्फ यही समझते जानते हैं, फोबिया ब्रस्टर, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। एनएलपी का मतलब ही यही है, किसी तरह के फियर है तो वो निकल जाए, है ना, घबराहट है तो वो निकल जाए। फिर उनको कैटेगराइज भी कर रखा है, किसी को हाइट का डर है, किसी को लिफ्ट का डर है, किसी को पानी में जाने का डर है, किसी को नए लोगों से बात करने का डर है, किसी को अकेलेपन का डर है, किसी को भीड़ में जाने का डर है, किसी को स्टेज पे बोलने का डर है, किसी को पर्टिकुलर सब्जेक्ट बोलने का भी डर है, जैसे अंग्रेजी बोलने का डर है। तो अलग अलग तरह के एनएलपी को लोगों ने इसके साथ जोड़ दिया। और सही मायनों में देखो तो एनएलपी का मतलब है कि कुछ एक ऐसी समस्या है जिनका समाधान आप नहीं निकाल पा रहे हो, उसको एनएलपी के कोटे में डाल देते हैं। ठीक है ना? जिसका आप या तो डॉक्टर से शेयर नहीं कर सकते, कर लो तो उसकी कोई दवा नहीं है, घर में भी शेयर नहीं कर सकते, सोसाइटी में शेयर नहीं कर सकते, रीजन चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसका आपके शरीर पे बहुत असर पड़ रहा है। ठीक है ना? ऐसे में काम आते हैं एनएलपी, एनएलपी प्रैक्टिशनर। इसीलिए तो ये साइकोलॉजिस्ट बने, साइकेट्रिस्ट बने, कि भैया उन समस्याओं का समाधान। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ मैं, स्टेट सिटी नाम कुछ भी नहीं बताऊंगा, सिर्फ आपको इतना बताऊंगा, एक पेरेंट का आपको एक्सपीरियंस। एक लेडी के साथ में इस तरह का हुआ कि वो डिप्रेशन में आ गए। ठीक है ना? डिप्रेशन बहुत खतरनाक चीज है, बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट करता है डिप्रेशन। डिप्रेशन में आए तो डिप्रेशन में आने का रीजन समझ नहीं आया हस्बैंड को, लेडी को, वाइफ को, उनकी डिप्रेशन हो गया। वो ट्रीटमेंट के लिए आए, जहाँ कहीं भी आए, मैं कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर से सॉल्यूशन नहीं मिला, फिर एक साइकोलॉजिस्ट को दिखाया। साइकोलॉजिस्ट इसके एक्सपर्ट थे, तो उन्होंने चीज़ को समझा, तो उन्होंने कुछ एक्सरसाइजेज करी और वही तरीके से निकलवाने का प्रयास किया। जब निकलवाया तो उनको, आप यकीन नहीं मानोगे कितनी ज़बरदस्त चीज़ निकल कर आई, कि उनको इस बात का झटका लगा था कि उनकी देवरानी के बच्चे के 2% ज़्यादा आ गए उनके बच्चे से। इसका उनके ऊपर इतना इंपैक्ट पड़ गया कि वो नजर मिलाने की स्थिति में नहीं रही। जैसे कोई कि भाई है ना, अब तो मेरा कुछ, अरे वो 98% ला रहे हैं, 96 आ गए तो क्या फर्क पड़ गया, 90 हमारे तो मतलब पूरी स्कूलिंग में कभी 96 आए ही नहीं, और उनको 2% का ही लेना देना हो रहा है कि 2% कम आ गए तो वो मिलना मिलाना ही बंद कर दिया। ऐसा लग रहा है दुनिया की सबसे बड़ी फजीती हो गई, इंसल्ट, इंसल्ट हो गई। अब ये जो चीज है ना, उसका उनके शरीर पर असर पड़ा, पढ़ते 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 इतना एक्सट्रीम आ गया
कैसा वो डिप्रेशन का शिकार हो गए। अब क्या है ना, इसका इलाज डॉक्टर के पास भी नहीं है, डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर मेडिसिन दे देगा। अब आप डॉक्टर को तो ये बताओगे नहीं कि मेरे जो है बच्चे के 2% कम आए हैं, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई है। तो पहला प्रॉब्लम तो ये हो गया। दूसरा प्रॉब्लम ये हो गया कि वो घर में भी किसी को नहीं बता सकते, किसी को भी नहीं बता सकते, पति को भी नहीं बता सकते। तो उस चीज का इंपैक्ट उन पे पड़ने लगा, पड़ने लगा, पड़ने लगा, और बाद में बॉडी पे असर आ गया उसका। ये ऐसे में एनएलपी प्रैक्टिशनर, साइकोलॉजिस्ट, ये लोग काम आते हैं। ये वो उन तह पे जाने की कोशिश करते हैं कि ये एग्जैक्टली कोर, ये प्रॉब्लम जो है ना, कोर समस्या क्या है, ये हुई क्यों, उस पे इलाज कर दो। क्योंकि मेडिकेशन देके, दवा देके सुलाना इज नॉट सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन नहीं है यार। सॉल्यूशन तो आपको रूट पे जाके काम करना पड़ेगा, तब समस्या का समाधान हो जाएगा। वहां काम करते ही चुटकियों में समस्या का समाधान है। आपको उस कोर्स पे काम करने की जरूरत है, रूट पे काम करने की जरूरत है, चीजें अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगी। इसलिए एनएलपी की जरूरत पड़ती है। अब एनएलपी के मैंने दो पार्ट बताए आपको, एक है थियोरिटिकल और एक है अप्लाइड, ठीक है ना। पहले अपन चलते हैं थियोरिटिकल। थियोरिटिकल में सबसे पहले नंबर पे देखो, एक्चुअली एनएलपी, एनएलपी नहीं कहूंगा, लिंग्विस्टिक के दो पार्ट की, एनएलपी तो दूर है अभी आपके लिए। एंड लिंग्विस्टिक के दो पार्ट है ना, देर आर मेनी लेयर्स ऑफ लिंग्विस्टिक, है ना। अभी लिंग्विस्टिक के दो पार्ट है, एक है थियोरिटिकल और एक है प्रैक्टिकल। थियोरिटिकल के अंदर देखो, लिंग्विस्टिक का हिंदी अर्थ क्या है, भाषा। भाषा का अर्थ क्या है, देखो भाषा को आप समझोगे ना, तो भाषा कई तरह की होती है। जब आप मुंह से कुछ बोलते हो, जब आप कुछ सोचते हो, जब आप किसी को कोई बात बोलते हो, सिंपल अर्थ अगला ले, हो सकता है लोग उसको सरकास्टिक वे में ले ले, हो सकता है उसको मजाक में ले ले। भाषा के तो कई अर्थ निकलते हैं, लेकिन उस भाषा के जो सेगमेंट हैं, टुकड़े हैं, इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक। भाषा है, भाषा के कई टुकड़े हैं, उन टुकड़ों को जोड़ के एक लिंग्विस्टिक वर्ड बना, ठीक है ना। अब कैसे बना, सबसे पहले भाषा में जो सबसे पहला वर्ड आता है वो क्या आता है, फोनेटिक्स। फोनेटिक्स क्या है, अगर आप देखोगे फोनेटिक्स क्या होता है, फोनेटिक्स है जब आप कोई शब्द बोलते हो, ठीक है ना। अपने फोनेटिक्स पढ़ाई भी जाती है, क्यों पढ़ाई जाती है, क्योंकि अंग्रेजी के अंदर जब फोनेटिक्स बोलते हैं तो बहुत स्टाइल से, जो अंग्रेजी बोलते हैं तो बहुत प्रोनाउंस स्टाइल से करते हैं, अपने यहाँ तो बहुत अलग तरह से प्रोनाउंस करते हैं, वहां बहुत अलग तरह से करते हैं। तो फोनेटिक्स में क्या होता है, जैसे आपने बोला पानी, तो पा, पब होट यूज आ गए, नी, तो नी बोलते जीभ, तलवे, दांत तीनों के टच हो रही है, ठीक है ना। ऐसे ही अगर आप नोटिस करोगे टमाटर, तो आप नोटिस करोगे ट, ट करती ऊपर वाले तलवे, ऊपर वाले तलवे पे जीभ टकराएगी, ट, माँ, नीचे वाले पे माँ, ट, फिर ऊपर टकराएगी र, है ना। र में दांत के पास से टच होती हुई निकलेगी। तो ये जो कनेक्शन है जीभ का, दांतों का, टंग का, और ऊपर वाले तलवे का, नीचे वाले तलवे का, ये जो कोऑर्डिनेशन है, दैट इज कॉल्ड फोनेटिक्स। कि इन कोऑर्डिनेशन की वजह से जो शब्द मुंह से बाहर निकलेगा इज कॉल्ड फोनेटिक्स। जब आप लिंग्विस्टिक में जाते हो तो सबसे पहले नंबर पे यही चीज आती है। और जो एनएलपी प्रैक्टिशनर है वो एक एक चीज को नोटिस करते हैं कि इसने यही शब्द क्यों बोला, ठीक है ना। तो वो मीनिंग के पीछे का मीनिंग देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। अभी तो अपन मीनिंग तक ही चल रहे हैं, मीनिंग के पीछे मीनिंग देखना इज अ डिफरेंट थिंग। तो द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज फोनेटिक्स, ठीक है ना। सबसे पहले वर्ड आएगा फोनेटिक्स। आप कोई भी चीज बोलोगे, एक एनएलपी प्रैक्टिशनर तो जब कोई व्यक्ति होल सामने बैठता है तो हर चीज नोटिस करता है, ठीक है ना। तो आपको इतना सा समझना है, सबसे पहला वर्ड होता है फोनेटिक्स, ठीक है ना। फोनेटिक्स क्यों, क्योंकि जो भी फोनेटिक्स इज ब्रैकेटेड बाय साउंड, क्या साउंड निकल रही है मुंह से, है ना। अपन, है ना, अपन स्टाइल से बोलते हैं कहीं पैरट, तो हम तो तोते को पैरट ही बोलेंगे, हम तो आज तक ही पैरट बोले, वो पैरट स्टाइल से बोलेंगे तो उनका फ निकलेगा और हमारा प निकलेगा, ठीक है ना। दोनों का बोलने का स्टाइल अलग है। फोनेटिक्स में साउंड का बहुत रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है साउंड, है ना। उसके अतिरिक्त आता है फोनेटिक्स के बाद में सेकंड नंबर पे आता है, दे ना ये मेरे को, ये दे दो। इसको मैं आपके लिए इजी कर देता हूँ, मैंने क्या सिस्टमेटिकली बना रखा है ना, तो मैं आपको थोड़ा सा हेल्प कर दूंगा, मैंने बना रखा था इसलिए, ठीक है। सबसे पहले देखो, मैंने जो वर्ड लिखा था ना, आपने जो लिखा है ठीक है, मैं तो समझाने के हिसाब से समझा रहा हूँ, वो आपको इसलिए आपको हेल्प हो जाएगी, और कुछ नहीं है ना। देखो सबसे पहले नंबर पे मैं आपका यहाँ लिखता चलता हूँ, देखो लिंग्विस्टिक, LINGUISTICS, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, तीन है, देखो ऐसे चलेंगे अपन, ठीक है ना, यूं चलेंगे अपन, ठीक है ना। ये देखो, इसमें सबसे पहले नंबर पे तीन है। कोई भी भाषा जब बनती है, कोई बात होती है, तो उस भाषा के अंदर कितनी चीजों का यूज होता है, कैसे कोई चीज निकल कर आई है। मैं आपसे इतनी देर बात कर रहा हूं, तो भाषा के सारे स्वरूप है ना, उनका उपयोग हो रहा है। मेरे शब्द, मेरे बॉडी पोस्चर, मेरा जेस्चर, खड़ा होना, बैठना, बात करना, सब कुछ कवर हो रहा है, सब कुछ कवर हो रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे के अंदर सबसे पहले आता है साउंड, यहां पे आएगा साउंड, ठीक है। साउंड कितने तरह के होते हैं उस पर बात करेंगे। साउंड के बाद आता है फॉर्म,
ठीक है, किस फॉर्म के अंदर। और थर्ड नंबर पे आता है मीनिंग। ठीक है ना, अपन आज इन्हीं पे बात करने वाले। साउंड में जो सबसे पहले नंबर पे मैंने लिया ना, वो लिया है फोनेटिक्स। ठीक है ना, फोनेटिक्स सबसे पहले लिया था, फोनेटिक्स। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे लिया था मैंने फोनेटिक्स। अब फोनेटिक्स के बाद में जो मैं ले रहा हूं, उसके बाद में मैं ले रहा हूं, आपने शायद लिख लिया होगा, नहीं तो ये वीडियो है ही, आपको मिल जाएगा है ना। मैं लिख देता हूं। उसके बाद में फोनेटिक्स के बाद में मैं ले रहा हूं फोनोलॉजी। अब ये फोनोलॉजी क्या चीज है, फोनोलॉजी क्या चीज है, फोनोलॉजी का मतलब होता है कि देखो, एक तो होता है शब्द का निकलना, तो शब्द तो निकल गया, लेकिन शब्द अलग अलग भी तो निकलते हैं ना। तो फोनोलॉजी क्या कहलाती है कि जब आप कोई शब्द बोलते हो तो उस शब्द की जो गुंजन है, जो वर्ड हम प्रोनाउंस करते हैं, तो जो वाइब निकल रही है, जो मुंह से शब्द निकल रहा है, उस शब्द की जो गुंजन है, एक तो मुंह से निकल गई तो वो तो फोनेटिक्स हो गया। एक दिमाग में भी होती है, जैसे जब हम किसी को बोलते हैं सी, तो एक होता है सी और एक होता है एस ई ए। ठीक है ना, दोनों में अंतर है, सी माने देखना और एक सी का मतलब समंदर। लेकिन हमारे दिमाग में जो समंदर है या देखना है, दोनों के जो वर्ड है ना, स्पेलिंग आपकी स्पेलिंग अलग है, एक एस डब्ल्यू एक एस ई है, दोनों स्पेलिंग अलग अलग है, बावजूद उसके भी हमारे दिमाग में दोनों के अलग अलग वर्ड बन रहे हैं, उनके मीनिंग अलग अलग निकल रहे हैं। तो दिमाग तुरंत प्रभाव से उनके आंसर अनाउंस करके, प्रोनाउंस करके, दिमाग में जो गुंजार हुई है शब्द की, दैट इज कॉल्ड फोनोलॉजी। ठीक है ना, जैसे अपन कैट बोलते हैं तो कैट, सी ए टी, तो सी स होता है लेकिन बोलते के, है ना, ए ट, तो ये सी ए टी कैट। तो ये जो वर्ड बोला ना, सी ए टी कैट, दैट इज कॉल्ड फोनोलॉजी। ठीक है ना, जो शब्द मुंह से निकल रहा है लेकिन उसकी दिमाग में क्या ये वाइब्रेशंस आ रही हैं, जो दिमाग खुद ही डिसाइड करके मुंह से निकाल देता है। तभी तो हम ऐसा थोड़ी है, समंदर को देख के वो वाला सी थोड़ी यूज करते हैं, एस डब्ल्यू वाला, हम एस ई ए यूज करेंगे। और जब हमारे को किसी को देखना होता है तो हम सी यूज करेंगे। दोनों में अंतर थोड़ी, अपने आप ही अंतर हो गया। दुनिया को पता ही नहीं चलता हमने कौन सा कब यूज कर दिया, लेकिन हमारे जेस्चर पोस्चर से देखने के लिए, है ना, समवन इज लुकिंग एट मी, समवन इज स्टेरिंग एट मी, है ना, आई कैन सी यू, मैं आपको देख सकता हूं। तो जब आपने ये बोला आई कैन सी यू, जब आप ये बोलते हो मैंने आपको देखा, आई कैन सी यू, मैं देख सकता हूं आपको, तो आई के आई कैन सी यू का अर्थ ही यही है। अच्छा, सी यू लेटर कितने प्यार से बोला, सी यू लेटर कितने प्यार से बोला कि बाद में मिलते हैं। और एक आई सी यू इन कोर्ट, है ना, दोनों सी हैं लेकिन दोनों के लैंग्वेज के अर्थ अलग है। सी यू लेटर बाद में मिलते हैं, आई सी यू इन कोर्ट, भाई साहब उस सी यू के अंदर मैं तेरे को देख लूंगा कोर्ट के अंदर, धमकी आ गई ना। तो सी तो वही है बेचारा, सी का क्या गुना है, सी यू लेटर भी बढ़िया है, सी यू टुमारो भी बढ़िया है, और एक सी यू लेटर, आई सी यू इन कोर्ट, तो दोनों के पोस्चर में अंतर आ गया ना, बॉडी लैंग्वेज में अंतर आ गया। तो ये दैट इज कॉल्ड फोनोलॉजी, की दिमाग में दोनों के मीनिंग ही अलग है। सी वही विल रिमेन सेम, सी तो वही है लेकिन दोनों के सेंस अलग है, और उससे बॉडी पोस्चर ही पूरा बदल रहा है। आप ऐसे करके बात कर रहे हैं, कैसे करके बात कर रहे हो, दोनों में अंतर आ गया ना। तो ये है ना, दिमाग में अलग अलग अर्थ क्रिएट हो जाना इज कॉल्ड फोनोलॉजी। ठीक है ना, अलग वर्ड का सेंस ही, गुंजन जो है ना वो अलग तरह का होता है, दैट इज कॉल्ड फोनोलॉजी। ठीक है, अब आते हैं उसके बाद में, जो मैंने सेकंड वाला पार्ट लिया था, फॉर्म। फॉर्म मैंने बना रखा है, वैसे आप लोगों ने देख लिखा होगा ना। अब ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म की क्या कहानी है वो भी देख लो। फॉर्म के अंदर आता है, सबसे पहले फॉर्म के अंदर आता है जो वर्ड हम लेंगे वो लेंगे मोर्फोलॉजी। ये मोर्फोलॉजी क्या चीज होती है, मोर्फोलॉजी का मतलब यह है कि ना, जब आप दो शब्दों को जोड़ दो और मीनिंग बदल जाए, इज कॉल्ड फॉर मोर्फोलॉजी। ठीक है ना, एक एनएलपी प्रैक्टिशनर के लिए सारी चीजें काम की होती हैं, इसलिए ये लेयर्स कहलाती हैं। ठीक है ना, कि स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक चीज समझ में आनी चाहिए। अर्थ का अनर्थ कर देते हैं ना कई बार हम, है ना, तो वो अर्थ का अनर्थ कैसे होता है, जब मोर्फोलॉजी बिगड़ती है। ठीक है ना, कैसे बदलती है, जैसे आप एग्जाम्पल के लिए, मोर्फोलॉजी कैसे, हैप्पी, एक वर्ड है एच ए डबल पी वाई, हैप्पी। ठीक है ना, लेकिन इसके आगे अन लगा दो तो अनहैप्पी हो गया ना। ठीक है ना, ठीक है। तो अब एक होता है, मान लो अपन एक लेते हैं यहां पे, ये अपन एक वर्ड लेते हैं, दो शब्द मिलके कोई चीज क्रिएट करते हैं, जैसे चार्ज, सी एच ए आर जी ई। ठीक है ना, चार्ज, लेकिन अगर आगे डी आई एस लगा दो तो डिस्चार्ज। ठीक है ना,
मतलब कहने का अर्थ मैं तो सिर्फ जोड़ के बता रहा हूं कि वो स्पेलिंग भी अलग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक वर्ड को दूसरे वर्ड से जोड़ा जाए, इसीलिए हैप्पी का अनहैप्पी मैंने किया था, ठीक है ना। मतलब ये कि जब आप एक शब्द से दूसरे शब्द को जोड़ते हो और अर्थ बदल जाता है, वो कहला जाता है मॉर्फोलॉजी, है ना। ठीक है, ये थर्ड सेक्टर है, थर्ड लेयर है, आप ये समझ लो। सबसे पहले नंबर पे फोनेटिक्स आती है, फिर आती है फोनोलॉजी। फोनोलॉजी के बाद में आता है जब आप मुंह से कोई शब्द निकालते तो कितनी चीजें होती है, ये सब स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहे हैं कि कैसे कैसे कोई चीज होती है। तो सबसे पहले आता है फोनेटिक्स, मुंह से कोई शब्द निकला, कैसे निकला, किन किन चीजों से जुड़ा तुड़ा जो भी है। उसके बाद फोनोलॉजी, फोनोलॉजी में निकल तो रहा है लेकिन शब्द का गुंजार आपके दिमाग में अलग तरह से हो रहा है। और उसके बाद में मोर्फोलॉजी की, जो शब्द बोला जा रहा है उसके दो टुकड़े हैं, एक शब्द के साथ दूसरा शब्द जुड़ता है तो कहलाता है फोनोलॉजी, ठीक है ना, सॉरी मोर्फोलॉजी। दो शब्द जब जुड़ते हैं तो कहलाते हैं मोर्फोलॉजी। अब मोर्फोलॉजी में आप बहुत सारे वर्ड देख सकते हो, बहुत सारे वर्ड, किसी भी शब्द के साथ किसी दूसरे शब्द को जोड़ दोगे तो वो मोर्फोलॉजी बन जाएगा। जैसे डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन इज अ फर्स्ट वर्ड, लेकिन अगर आगे जोड़ दिया फाइनल, फाइनल डेस्टिनेशन। एक होता है डेस्टिनेशन और एक होता है फाइनल डेस्टिनेशन, दोनों में अंतर हो गया ना। तो फाइनल डेस्टिनेशन इज अ फॉर्म ऑफ फोमोलॉजी, सॉरी मोर्फोलॉजी, कि भैया आप एक शब्द में दूसरा शब्द जोड़ते हो, दैट इज कॉल्ड मोर्फोलॉजी, और उससे मीनिंग भी बदल रहा है, देखो कमाल की बात है ना। अब आता है उसके बाद में मोर्फोलॉजी के बाद में आता है, नेक्स्ट क्या आता है, मोर्फोलॉजी के बाद में आता है सिंटेक्स। ये फॉर्म है, ये फॉर्म्स हैं जो मैं मॉर्फोलॉजी बता रहा हूं ना, ये फॉर्म है, ठीक है ना, इस चीज को जरूर समझिएगा आप, है ना। ये फॉर्म कहलाती है, फॉर्म बोले तो, ये फॉर्म कहलाती है, फॉर्म बोले तो स्ट्रक्चर, सेंटेंस का स्ट्रक्चर। आप कोई फ्रेज बोलते हो, आप कोई वर्ड बोलते हो, उनको सिस्टमेटिक वे में जब आप जोड़ के कोई सेंटेंस बोलते हो, है ना। जैसे मैं अभी बोल रहा था कि वी कैन मेक पीपल लाफ, है ना। तो अब ये मेकिंग लाफ जो मेक है, ये फ्रेज है, फ्रेजल वर्ड है, आप है ना इसको, ऐसे नहीं है कि है ना मेक, अदरवाइज आई कैन मेक यू फील हैप्पी, तो आई कैन मेक यू फील हैप्पी तो वो वर्ड है ना, मेक को यूज किया है, स्पेशल वर्ड है, उसको यूज किया जा रहा है, एज अ फ्रेज यूज किया जा रहा है कि वी कैन मेक पीपल अंडरस्टैंड, वी कैन मेक पीपल हैप्पी। तो वो जो मेक वर्ड है, ऐसे बहुत सारे हैं, गेट द थिंग्स डन, ठीक है ना। तो अब गेट द थिंग्स डन ऐसे ग्रामेटिकली देखने जाओगे दोबारा बच जाएगी, लेकिन गेट द थिंग्स डन ये फ्रेज है, गेट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये एक फ्रेज बनी इससे। तो इस तरह से जब आप सेंटेंसेस को करेक्ट फॉर्म में लेते हो तो वो कहलाता है सिंटेक्स, कि उसमें आप शब्द, फ्रेज, सबको प्रॉपर सिस्टमेटिकली जोड़ रहे हो और उससे कोई मीनिंग निकल रहा है, दैट इज कॉल्ड सिंटेक्स, ठीक है। उसके बाद आता है मीनिंग, लास्ट में आता है मीनिंग। अब मीनिंग के दो पार्ट हैं जो मैं आपको बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक तो होता है सिमेंटिक्स, ठीक है, और दूसरा होता है प्रैग्मेटिक्स। सिमेंटिक का मतलब होता है जब कोई जैसा सेंटेंस है ना वो एज इट इज ले लिया जाए, ठीक है ना। कई समझदार लोग होते हैं वो एज इट इज ही ले लेते हैं अर्थ, है ना। जैसे यार कमरे में बहुत सर्दी पड़ रही है यार, इट्स टू कोल्ड टू गो एवरीवेयर एनीवेयर, है ना, कि यार कहीं भी जाएं या कहीं कहीं चले जाओ या कहीं भी जाए, इट्स टू कोल्ड, है ना। एक तो होता है सिंपल सेंटेंस ले लिया, लेकिन अगर मैं कमरे में बैठा हूं और कमरे में बैठे बैठे बोलता हूँ इट्स टू कोल्ड यार, है ना, इट्स टू कोल्ड, तो सिमेंटिक्स तो कहता है आप एज इट इज ले लो, अगला भी कहते हैं हाँ 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 सही बात है यार, सर्दी तो बहुत पड़ रही है, ये तो हो गया सिमेंटिक, ठीक है ना। दूसरा होता है प्रैग्मेटिक्स, मीनिंग के पीछे का मीनिंग समझना। कैसे, मीनिंग के पीछे का मीनिंग समझना, अर्थात यार सर्दी बहुत पड़ रही है तो भाई इसका अर्थ है दरवाजा बंद कर दे,